जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे जल संसाधन के वितरण के बारे में। मीन्स इसमें हम जानेंगे जो जल का वितरण है वो किस प्रकार है, और हम जानेंगे कि पूरे विश्व में मतलब पूरे पृथ्वी पर जल का जो वितरण है वो किस प्रकार है, और उसके बाद हम बात करेंगे भारत देश के बारे में। जिस देश में हम रहते हैं उस देश में जल का जो वितरण है वो किस प्रकार है और क्यों किसी जगह पे जल संकट की समस्या उत्पन्न अभी भी है और कैसे हम इसको कम कर सकते हैं। मेनली इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम इससे पहले की वीडियो की बात करें तो हमने इससे पहले बात किया था जल संसाधन का जो स्रोत है उसके बारे में। तो वहां पे मेनली जाने के जो जल होते हैं वो मेनली आपको या तो भूमि के ऊपर दिख सकते हैं या आपको भूमिगत मतलब भूमि के नीचे दिख सकते हैं, जिसको हम भूजल भी बोलते हैं। एक है आपके महासागर में मिल सकते हैं और एक हमारा क्या है वायुमंडल। तो इन चारों जगह पे क्या होता है, जो मुख्यतः जल है वो हमारा विद्यमान रहता है, प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। अब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में उसके वितरण के बारे में पूरे होलिस्टिक अप्रोच के साथ। तो इसमें क्या है, जल संसाधन का वितरण अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में है। अब देखिए हमने यहाँ पे बताया कि जो हमारा पृथ्वी है वो आपको दिख रहा होगा, ये मान लिया हमारा लगभग लगभग क्या है पृथ्वी है। तो पृथ्वी जो है उसका अगर हम एकदम एक्यूरेट शेप की बात करें कि वो वाकई में कैसा दिखता है तो आप इसको देख सकते हैं। मतलब वो पूरा क्या है इस तरह से जो सर्कल हमारा होता है, एक जो हमारा वृत्त होता है इस तरह के नहीं है, मतलब हम क्या इसके जो केंद्र है इसका जो हमारा त्रिज्या है वो यहाँ पे क्या होगा सबसे होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इस मान लीजिए केंद्र है तो यहाँ से जो इसका डिस्टेंस होगा वो कम होगा और ये क्या होगा ज्यादा होगा। तो आप इसको देखिएगा तो ये क्या है, एक तो सबसे जो एक्यूरेट आता है वो होता है हमारा संतरा। मतलब जो संतरा है वो क्या होता है कि बीच में जो है वो उभरा होता है इस तरीके से और ऊपर से क्या होता है थोड़ा सा चपटा रहता है इस तरीके से। तो यह क्या होता है मेनली जो हमारा पृथ्वी होता है वो इसी प्रकार का होता है। इसका अगर स्पेशली बात करें तो उसको हम बोलते हैं जियोइड शेप, GEOID। ये जो शेप होता है उसी को हम बोलते हैं जो हमारा अर्थ का शेप है, लेकिन उसको हम रिलेट करने के लिए हम बोल देते हैं कि क्या वो सबसे जो ज्यादा मैच करता है वो संतरा की तरह मैच करता है। मतलब ऊपर से क्या थोड़ा सा पिचका हुआ है, बीच में क्या है फुला हुआ है इसकी तरह। सॉरी मेरे पास संतरा नहीं था, मेरे पास प्याज था तो आपको हम प्याज के उदाहरण से बताए हैं। तो लगभग लगभग क्या होता है ऐसा ही होता है। मीन्स यह क्या है, अगर इसको हम बीच मान ले ए सेंटर मान ले तो इसके जो ये डिस्टेंस होगा मतलब इसको मान ले साउथ और नॉर्थ, तो साउथ और नॉर्थ का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा ईस्ट वेस्ट से कम होगा। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक और ये पूरा डिस्टेंस ले लिया तो ये जो मान लेते हैं यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, तो यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, नॉर्थ साउथ का जो डिस्टेंस है वो कम होगा ईस्ट वेस्ट से, मतलब ईस्ट टू वेस्ट। तो यह क्या हो गया हमारा लगभग पृथ्वी का जो शेप है वो इसके अनुसार। अब क्या बोला है कि अधिकांश जल दक्षिणी गोलार्ध में, तो यह क्या है हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादा जल होता है, तो इसी वजह से क्या होता है दक्षिणी गोलार्ध को हम बोलते हैं जल गोलार्ध। मतलब जो पानी का जो अधिकतम भाग है वो कहाँ हमको दिखता है इस दक्षिणी गोलार्ध में दिखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इस गोलार्ध को हम बोलते हैं जल गोलार्ध। अब यहाँ पे क्या है जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, मतलब यहाँ पे क्या है जमीन ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं स्थल गोलार्ध। इसको क्या बोलते हैं हम स्थल गोलार्ध। तो यहां से मे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं या ऐसे भी कि जो हमारा पृथ्वी है उसके किस गोलार्ध में, मतलब उत्तरी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध किस गोलार्ध में जल जो है वो अधिकतम है। तो यह क्या हो गया पूरे पृथ्वी की बात करें तो जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है मतलब ये जो एरिया हो जाएगा हमारा वहां पे क्या है जल जो है वो ज्यादा है किसके तुलना में, उत्तरी गोलार्ध के तुलना में। और जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहां पे जमीन ज्यादा है, मतलब वहां पे आपको पहाड़ पठार मैदान ज्यादा मिलेंगे।
इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थल गोलार्ध। किसको, इसको उत्तरी गोलार्ध को। तो यह यहाँ पे समझना भी जरूरी था और इसको आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां से एक प्रश्न आने की संभावना है, आ सकती है। अब क्या है कि जो जल का वितरण है, हमने बताया कि जो भी संसाधन है हमारे पास, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जो संसाधन है उसका क्या असमान वितरण है। क्या है, असमान वितरण है, समान रूप से वितरण नहीं है। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारा उंगली है, क्या उसका सबका जो हाइट है वो सब क्या सेम है, नहीं है। यहाँ पे क्या है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरीके से है यहाँ पे। तो वही है कि अगर हम पूरे बात करें पृथ्वी पे, तो पूरे पृथ्वी पे एक समान जल नहीं है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आपको लगेगा कि क्या है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है, कहीं पे मरुस्थल है। तो ये सब कारण भी है कि जो संसाधन है, चाहे कोई भी संसाधन हो, उसका वितरण समान रूप से नहीं है। इसके कारण क्या है, यही उच्चावच हो गया, यही सब कारण है। तो यहाँ पे क्या है कि संसाधन का जो जल संसाधन का जो वितरण है वो असमान है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे विश्व का, अगर पूरे विश्व में जब भी हम परसेंटेज की बात करें तो हम 100 ले लेते हैं ताकि हमको समझने में क्या आसानी होता है। तो क्या बोला है कि पूरे विश्व का जो जनसंख्या है उसका 16% भारत में रहते हैं। मतलब अगर पूरे विश्व में सिर्फ 100 गो आदमी ही है, मतलब पूरा विश्व में कितना आदमी है, हम मान लीजिए कि सिर्फ 100 आदमी है, पूरा विश्व में सिर्फ 100 गो आदमी है। तो इस 100 गो आदमी के लिए मान लेते हैं कि 100 लीटर पानी है, ठीक है। 100 गो आदमी है और 100 लीटर क्या है हमारे पास, पानी है, इसको लीटर बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसमें से क्या है 16 लोग जो हैं वो कहाँ पे हैं, भारत में। मतलब पूरे 100 में से 16 लोग क्या है, भारत में है, लेकिन इनको पानी कितना मिल रहा है, सिर्फ 4 लीटर। मतलब यहाँ पे अगर बात कीजिएगा तो हर एक इंसान को 1 लीटर पानी मिल रहा है। मतलब तुलना कर रहे हैं कि कितना कम मिल रहा है। यहाँ पे हर इंसान को कितना मिल रहा है, 1 लीटर पानी। क्यों, क्योंकि 100 आदमी है और हमारे पास पानी कितना है, 100 लीटर। तो हर इंसान को कितना मिल रहा है, 1 लीटर पानी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आदमी कितना है, 16, और पानी कितना है, 4 लीटर। मतलब 4 गुना कम पानी हमको मिल रहा है। तो यही बोला है कि पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का जो जनसंख्या है वो हमारे पास कितना है, 16% जनसंख्या है। लेकिन उनके लिए सिर्फ जो स्वच्छ पानी है, वैसा पानी जिसका हम यूज कर सकते हैं खाना बनाने में और अन्य सारे अपने डेली काम में, वो कितना है, सिर्फ 4% है। मतलब क्या है, पानी बहुत ही कम है हमारे पास। मतलब अगर हम बात करें तो 4 गुना पानी हमारे पास कम है। ये भी डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूछ सकता है कि भारत में कितने परसेंट लोग हैं पूरे विश्व की तुलना में, तो 16% है। और उनके लिए जल कितना है, तो जल सिर्फ 4% ही उपलब्ध है, जो क्या हमारा स्वच्छ है। मतलब क्या है, 4% जल क्या है, स्वच्छ है। और आपको स्वच्छ जल कहाँ मिलते हैं, तो जब नदी प्रवाह करती है तो अपने साथ क्या ले जाती है, स्वच्छ जल। मतलब नदी के प्रवाह से, और दूसरा क्या हो सकता है, भूमिगत जल। मतलब आपके पास 2 ही तरीका है जहां से आप स्वच्छ जल ले सकते हैं। एक हो गया भूमि प्रवाह, नदी प्रवाह से, भूमिगत जल से। और जब वर्षा होती तो वहां भी, लेकिन जो परमानेंट वर्षा हमेशा होती नहीं है, तो जो परमानेंट सोल्यूशन होता है यही दोनों होता है आपका। भूमिगत जल हमारे पास एक सबसे अच्छा साधन होता है स्वच्छ जल को लेने का। और ये क्या है, लगभग हर जगह पे, खासकर बात करें तो जो मैदानी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या है, सबसे आसान तरीका होता है। तो ये भी लाइन आपको क्लियर हो गया कि क्या है, हमारे पास जो जल है उसका के जो वितरण वो क्या है, अपर्याप्त तरीके से है, समान तरीके से नहीं है। और कहीं कहीं पे क्या है, जल संकट की समस्या भी उत्पन्न होती है। और पूरे विश्व का 16% जनसंख्या, लेकिन जल कितना है, 4%। अब क्या है, 2/3 भाग जो जल है, मतलब अगर पूरा जल को मान ले 3, जब भी भाग बात की जाए तो नीचे क्या होगा उसका पूरा, और ऊपर जितना मेरे पास है, मतलब पूरा जो जल है वो कितना है, 3 है। उसमें से 2 जल जो है, 2 भाग उसका बोलते हैं, 2 भाग जल जो है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में क्या होती है,
प्रवाह होती है। मतलब जितना जो जल होता है उसका क्या अपना 2 में से 3 भाग जो हमको इसी में से प्राप्त होता है, जो कि क्या है, जो भी कुल हमारे पास 690 अरब घन मीटर जो जल है उसका क्या है 32% है। मतलब पूरा जो 32% जल है वो इन्हीं तीनों नदियों में प्रवाह होती है। प्रवाह करने का क्या मतलब, उससे बहती है। भंडारण की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या होगा कि पानी जो है इतना वो उसके थ्रू जा रही है, लेकिन किसके पास रोकने की क्षमता, भंडारण करने की क्षमता ज्यादा है, तो वो हम आगे जानेंगे। तो अगर हम बात करें भंडारण करने की क्षमता पर, मतलब कौन सबसे ज्यादा भंडारण करने की क्षमता है, मतलब सबसे ज्यादा भंडारण कर कौन सकता है अपने अंदर, तो उसमें क्या है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी क्या करती है, अगर उससे 100 लीटर पानी जो है वो प्रवाह हो रही है तो वो कितना रोक देता है 97% क्या करती है, उसकी क्षमता है भंडारण करने, मतलब रोकने की क्षमता है, जमा करके रखने की क्षमता है। भंडारण क्या, जमा करके रखना है। जैसे हम क्या करते हैं अनाज को भंडारित कर देते हैं ताकि क्या हो उसको हम बाद में यूज कर सके, मतलब उसको क्या किया हम जमा कर दिए हैं। एक होता है हमारा स्टोरेज रूम जहां पे हम चीजों क्या करते हैं जमा करके रखते हैं। तो यहीं पे क्या है कि जो ताप्ती नदी उसके पास सबसे ज्यादा भंडारण करने की क्षमता है। हम ये नहीं करें कि उसे सबसे ज्यादा पानी जाता है, पानी कितना ज्यादा वो अलग चीज है, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोक के रखता है भंडार करके रखता है वो क्या है हमारे पास ताप्ती नदी है। और अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ी नदी में से आती है वो क्या है हमारा 10 नदी में से जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका 8वां स्थान है, और जो है गंगा है वो क्या है 10वें नंबर पर है। जैसे पूरे विश्व के जो सबसे बड़ी आती है उसमें से क्या है हमारा ब्रह्मपुत्र 8 नंबर पे और गंगा 10 नंबर पे है सबसे बड़ी नदी में से। अब क्या जो भूमिगत जल है उसका असमान वितरण है। अब भूमिगत जल क्या है आप सब जगह नहीं निकाल सकते। भूमिगत जल मतलब क्या मतलब कि हमारा मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है हमारा समतल भूमि है, तो इसके नीचे क्या होगा भूमि होगा, कुछ फीट पे होगा 100 150 200 कहीं पे जल्दी मिल जाएगा कहीं पे, मतलब नीचे क्या है जल जो है वो भंडारित है। अब इसको क्या करना है आपको पाइप के थ्रू मशीन के थ्रू पाइप डालिए और उसे क्या कीजिए पानी निकालिए मोटर के थ्रू, मतलब मोटर लगा के और क्या होता है पाइप से पानी को आप खींचते हैं। तो सब जगह क्या होगा, अब जहां पे पहाड़ी इलाका है वहां पे आपका जो ड्रिलिंग करना होगा वो बहुत ही ज्यादा कठिन होगा और हो सकता है कि वहां पे आपको सब जगह पानी मिले ही नहीं। तो जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां पे आपको लगभग हर जगह पे पानी मिल जाता है, लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है वहां पे खोजना जल को काफी ज्यादा मुश्किल होता है। हमने भूमि संसाधन में बताया कि सबसे आसानी से अगर आप कहीं रह सकते हैं तो वो आपका है मैदानी क्षेत्र, और यही कारण है कि यहाँ पे जो जनसंख्या घनत्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो भूमिगत जल है मतलब जो भूमि के अंदर जल है उसका भी क्या है असमान वितरण है, और जो समतल भूमि होते हैं उसका जो चट्टान होता है वो क्या होता है भेद्य चट्टान, मतलब जिसको हम क्या कर सकते हैं भेद सकते हैं, जिसके अंदर आप पाइप डाल सकते हैं, और जिसके अंदर आप पाइप डाल देंगे वहां से क्या होगा आपको पानी आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा होता है कि वर्षा कहाँ पे ज्यादा हो रही है, जहां पे वर्षा ज्यादा होगी जिसके आसपास नदी तालाब ज्यादा होंगे वहां पे क्या होगा कि पानी आपको तुरंत मिल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि गंगा के किनारे, तो गंगा के किनारे क्या कीजिएगा एक गंगा किनारा है तो आप कम फीट में ही आपको पानी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जहां पे मरुस्थल है वहां पे आपको पानी के लिए क्या करना होगा बहुत अंदर जाना होगा। तो ये भी यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, संभावना है नहीं भी है। अगर नीचे क्या हो गया आपको चट्टान मिल गया तो क्या होगा फिर वहां पे समस्या उत्पन्न हो जाएंगी। तो यही था कि जो समतल भूमि है वहां पे क्या भेद चट्टान है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे भूमिगत जल निकालना जो है वो सबसे आसान है। अब कुआं भी देखिएगा तो आपको कुआं क्या होगा आपके यूपी बिहार में बहुत सारे कुआं अभी दिख जाएंगे जिसका अभी कोई यूज लगभग नहीं किया जाता, बस अगर कोई हमारा पर्व त्योहार होता है तो उस समय हम उसका यूज करते हैं, नहीं तो नॉर्मली वो क्या होता है बंद ही होता है, लेकिन आपको उसके आसपास बहुत सारे कुआं दिख जाएंगे। अब हम बात करें कुछ जल के डिस्ट्रीब्यूशन के,
तो आपको पंजाब, यूपी, बिहार, हरियाणा, मतलब जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे क्या होंगे, जल आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर हम बात करें पूरे यूपी में, तो पूरे यूपी में क्या है, 19% जल जो है पूरे यूपी में अकेला यूपी के पास है। 19% जो भूमिगत जल है वो क्या है, पूरा यूपी के पास है। कितना जल का, तो 442.9 अरब घन मीटर जो है जल है, उसका क्या है, 19% क्या है, सिर्फ यूपी के पास है। तो ये भी डेटा क्या है, आपके काम के हैं। यहां से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर हम बात करें कि इस पूरे में से मिलनी हमारे पास क्या क्या काम का चीज है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जो अधिकांश जल है वो क्या है, आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। तो यह एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा दक्षिणी गोलार्ध को हम बोलते हैं जल गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध को बोलते हैं हम स्थल गोलार्ध। तो ये भी एक क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, मतलब एक संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बन रहा है। उसके बाद क्या है कि जल का जो वितरण है वो क्या है, अपर्याप्त तरीके से है, समान रूप से नहीं है, असमान तरीके से। अपर्याप्त मतलब कहीं पे जल मिल भी रहा है, कहीं पे जल की क्या है, कमी है। अपर्याप्त मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास क्या है, 16% जनसंख्या है, लेकिन उनके लिए जल कितना परसेंट है, सिर्फ 4% है, जो क्या है, स्वच्छ जल है। उसके बाद स्वच्छ जल आपको कहां कहां मिल सकते हैं, एक तो आपको भूमिगत जल, मतलब जो भूमि के अंदर जल है वो आपके स्वच्छ है। नदी में जो प्रवाह होती है वो भी काफी हद तक क्या है, स्वच्छ जल है। वर्षा जो होती है वो, तो इन तरीकों से आप स्वच्छ जल को प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें तो लगभग हम मान लें कि जो 3 में से जो 2 भाग जल है वो आपको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र में प्रवाह करती है। लगभग 32% जल इसमें से प्रवाह करती है। भारत में गंगा द्रोणी में जो है वो सबसे ज्यादा क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। सॉरी, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या करता है, जल का जो स्टोरेज इसके पास कैपेसिटी है वो क्या है, सबसे कम है। मतलब ये क्या करती है, बहुत ही कम पानी को क्या करती है, अपने पास रोकती है। सो इसमें से कुछ नहीं तो है ना। हाँ, वही था कि यहाँ पे क्या होता है कि प्रवाह जो क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसके पास जो स्टोरेज क्षमता है वो क्या है, बहुत ही कम है। मतलब जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसके पास जो भंडारण करने की जो क्षमता है वो कम है। सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पास, ताप्ती नदी। अगर परसेंटेज की बात करें तो ताप्ती नदी ऐसे क्या होगा, गंगा द्रोणी। मतलब अगर बोले कि सबसे ज्यादा कौन सा यूज करता है तो गंगा द्रोणी का यूज करते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज की बात करें तो ताप्ती नदी और सबसे कम क्या होती है, ब्रह्मपुत्र नदी। प्रवाह बहुत ज्यादा होता है इसमें, मतलब जाता बहुत ज्यादा है, लेकिन जो रोकने का काम होता है वो इसका बहुत ही कम होता है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल सके जहां पे हर चीज सिस्टमैटिक लिखा हो, जैसे हमारे पास नोट्स भी है, आप देख सकते हैं। जब हमने क्या किया है कि ऑलरेडी पढ़ाने से पहले हमने ईच एंड एवरी पॉइंट को लिख चुके हैं, ताकि समझाने में क्या हो, आसानी हो, और कोई भी महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, लाइन है, वो आपसे ना छूटे। क्योंकि अगर हम इन सारी चीजों को समझ लेंगे तो हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।